वेलकम टू क्लियर एसएससी। आप लोग का क्लास में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो न्यू पैटर्न पे आधारित है। आज हमारी क्लास नंबर 6 चल रही है। आप लोग पहले वाला भी क्लास ज़रूर देखें। करंट अफेयर सुबह में की जाती है, आप लोग इस क्लास को भी देखें। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ज्योग्राफी की भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास चल रही है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखिए। ये भी आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम लोग को इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में की थी, ताकि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति का प्रशिक्षण देकर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मिलान करना है। कलकत्ता मदरसा, इसको मिलान कीजिए। दूसरा है बंगाल एशिया सोसाइटी और तीसरा है बनारस संस्कृत महाविद्यालय। इसका कलकत्ता मदरसा ये वॉरेन हेस्टिंग द्वारा शुरू किया गया। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ये विलियम जोन्स के द्वारा शुरू किया गया। और बनारस में संस्कृत महाविद्यालय ये जोनाथन डंकन के द्वारा शुरू किया गया। यानी 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग 1780 ईस्वी में मुस्लिम कानून और प्रशासन की शिक्षा हेतु इसे शुरू किया गया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में भारतीय इतिहास भाषा और संस्कृति के अध्ययन के लिए इसकी शुरुआत की थी। बनारस का संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डक्कन ने 1791 ईस्वी में ब्राह्मणों के हिंदू कानून को और दर्शन सिखाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडिता रमाबाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंडिता रमाबाई है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण महिला समाज सेवा सुधारकों में से एक थी। तो वह महाराष्ट्र की रहने वाली थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, 1890 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम शारदा सदन की शुरुआत की, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, उनकी पुस्तक अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली ज्ञात आत्मकथा है, ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा देख लीजिए, उन्होंने 1865 ईस्वी में विधवा विवाह प्रोत्साहन मंडल विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली संस्था की शुरुआत की, नहीं ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, बी इसका सही आंसर है। इसका डिटेल देख लेते हैं। पंडिता रमाबाई 19वीं सदी की प्रमुख समाज सुधारक, शिक्षाविद व महिला अधिकारियों का समर्थक थी, खासकर महाराष्ट्र में। उन्होंने 1889 से 90 में मुंबई में शारदा सदन स्थापित कर विधवाओं को शिक्षा व आत्मनिर्भरता दी। अमर जीवन रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है। 1876 में प्रकाशित इसे पहली भारतीय महिला आत्मकथा माना जाता है। ये किनका है? रास सुंदरी देवी जी का। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ, इसलिए 1865 में संस्था स्थापित करना संभव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में संघ का गठन किसने किया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पक्ष का संघ का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीरेशलिंगम पंतुलू ने। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में कंदुकुरी
वीरेश लिंगम पंतुलु ने एक संघ का गठन किया था। उन्होंने 1874 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। यह संगठन विधवाओं के पुनर्विवाह को सामाजिक रूप से स्वीकृत और व्यवहारिक बनाने के लिए काम करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने पहला विधवा पुनर्विवाह 1881 में संपन्न करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान 18वीं से 19वीं शताब्दी के भारत में उनके लिए लाए गए उल्लेखनीय परिवर्तनों के कारण उन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। इसका डिटेल देखते हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का सी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1888 में की गई थी। इस संगठन की स्थापना सर सैयद अहमद खान और राजा सी प्रसाद सिंह बनारस में मिलकर की थी। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा और मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बारासात विद्रोह के नाम से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीटू मीर। बारासात विद्रोह, टीटू मीर विद्रोह 1831 में बंगाल के बारासात क्षेत्र में एक किसान का विद्रोह था। नेक्स्ट पॉइंट है, टीटू मीर ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ किसानों को संगठित किया। जमींदार और नील बागान के मालिक किसानों का शोषण करते थे। वे लगान में वृद्धि करते थे, किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर करते थे और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिलान करना है, मिलान नहीं करना है, ये स्टेटमेंट बेस है, इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा भारतीय अशांति का जनक माना जाता था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। वे भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया। ये भी बिल्कुल सही है। भगत सिंह भारत के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। ये भी सही है, यानी चारों स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे नारों और अपने क्रांतिकारी विचारों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन चेतना जगाई। इस कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। दादा भाई नौरोजी को व्योमवृद्ध कहा जाता है। उन्होंने ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की और 1867 में पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। भगत सिंह बहुत कम उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और A.O. ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और उसने लखनऊ समझौते के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का विस्तार प्रस्तावित किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, किसान के मुद्दों को संबोधित करने के लिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा है, गदर पार्टी भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पंजाबी भारतीयों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। ये भी बिल्कुल सही है, यानी 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। दूसरा है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी ढाका में। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें पृथक निर्वाचित का विचार स्वीकार किया गया। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना की गई थी। प्रमुख नेता N.G. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। यह प्रवासी भारतीयों, विशेष रूप से पंजाबी सिखों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद में प्रवेश के लिए मोतीलाल नेहरू ने C.R. दास के द्वारा 1925 के अंत में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये गलत है, 1925 में नहीं किया था, 1923 में किया था। दूसरा, रॉलेट एक्ट 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों में से एक था। ये बिल्कुल सही है। 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अधिकांश अन्य भारतीय राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया। ये बिल्कुल सही है। आज़ाद हिंद फौज और भारतीय राष्ट्रीय सेना का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में किया था। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इस बनाई गई। दूसरा, रॉलेट एक्ट 1919 ने बिना मुकदमे गिरफ्तारी की अनुमति दी। विरोध में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। साइमन कमीशन 1923 में बिना भारतीय सदस्य का गठित हुआ। कांग्रेस समेत सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आज़ाद हिंद फौज पहले मोहन सिंह ने बनाई। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जापान की मदद से सिंगापुर में पुनर्गठित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1916 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौते पर दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हस्ताक्षर किए। यह कांग्रेस और लखनऊ अधिवेशन में हुआ, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बल देना, मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका व विधान परिषद में निश्चित सीटें देना तथा स्वशासन के लिए साझा प्रयास। यह समझौता तिलक, गांधी जी, एनी बेसेंट और जिन्ना के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जापानी समर्थन प्राप्त करने हेतु स्थापित एक राजनीतिक संगठन था। ये बिल्कुल सही ऑप्शन स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, 1928 में स्थापित यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में स्थित था। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत की आज़ादी और जापानी समर्थन हेतु की थी। इसका आधार मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और बर्मा जैसे देशों में था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी रेल षड्यंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काकोरी की घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे, बिल्कुल सही है। काकोरी रेल डकैती की घटना 9 अगस्त 1924 को लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर की थी। गलत स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल इस घटना के प्रमुख योजनाकारों और क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इस योजना को अंजाम दिया। काकोरी रेल डकैती 9 अगस्त 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? इसमें बताना है कि इस स्टेटमेंट में से कौन कौन सा चीज शामिल था। पहला स्टेटमेंट देखिए। इस समझौते में पहले सम्मेलन में हुए समझौतों पर चर्चा के लिए एक और गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को तुरंत और सभी तरह से प्रभावी रूप से वापस लेना था। ये भी सही है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार भी तुरंत वापस ले लिया जाएगा। सरकार नमक प्रशासन से संबंधित मौजूदा कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी और नमक अधिनियम में संशोधित किया जाएगा। ये भी सही है। सरकार नमक प्रशासन से संबंधित मौजूदा कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी और नमक अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका ये नंबर सही है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला है गांधी इरविन समझौते में तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, जो बाद में गांधी जी ने किया। दूसरा स्टेटमेंट सही था, क्योंकि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की सहमति दे दी। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार समाप्त करने पर सहमति बनी और तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की भी अनुमति दी गई। सरकार ने नमक कानून में कुछ ढील देने की सहमति दी, खासकर तटीय क्षेत्रों में। ये गलत था। कुछ क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में इसकी सहमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 कठिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघा 3 कट्ठा खालिस्तान की खेती करने का दायित्व था। इसमें किसकी 3 कठिया प्रणाली में खेती करना होता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील की खेती। 3 कठिया प्रणाली के अनुसार चंपारण के किसानों को अपने जमीन के प्रति बीघा 3 कट्ठा नील की खेती करने का दायित्व था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1918 में किसानों की फसल की विफलता के बाद उच्च कर मांगों के खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह में कहाँ शामिल हुए? 1918 में फसल की विफलता के कारण उच्च कर मांगों के खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में कहाँ शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, खेड़ा में। इसका डिटेल देखते हैं। यह आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किसान फसल की विफलता के कारण राजस्व में छूट चाहते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिख, इदू लाल याग्निक आदि भी सहयोग किया। यह गांधी जी का दूसरा प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण के बाद। पहला चंपारण था और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रोमेश चंद्र दत्त ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित की।
इस पुस्तक में उन्होंने 1757 के औपनिवेशिक शासन के संपूर्ण आर्थिक अभिलेखों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रवादी आलोचनों का केंद्र बिंदु अपवाद सिद्धांत था। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है? ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रोमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 से 1930 में लिखी थी। 1757 से 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश आर्थिक शोषण का आंकड़ों व तथ्य सहित विश्लेषण किया। सेकेंड स्टेटमेंट सही था। देखिए इसका डिटेल। दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन देकर बताया कि भारत से ब्रिटेन को लगातार धन का निष्कासन हो रहा था, जिससे भारत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष हजारीबाग जेल से भागे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942। इसका डिटेल देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण वर्ष 1942 में हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने 9 नवंबर 1942 को अन्य क्रांतिकारियों जैसे राम मनोहर लोहिया और योगेंद्र शुक्ल के साथ जेल से फरार होकर भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया। इस साहसिक कार्य ने उन्हें लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी के समीकरण करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्लैक होल से मृत्यु हुए व्यक्तियों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारकों को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिक की वीरता का प्रतीक माना जाता था। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग के साथ काम करने की कोशिश की और इस दौरान हॉलवेल स्मारक हटाने का आंदोलन किया, क्योंकि इसे ब्रिटिश शासन व भारतीय इतिहास के नकारात्मक पहलू का प्रतीक माना गया है। 1760 में कलकत्ता के गवर्नर जी हॉलवेल ने ब्लैक हॉल में मारे गए लोगों की स्मृति में यह स्मारक बनवाया था। हॉलवेल स्मारक को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला क्रूरता और ब्रिटिश सैनिक की वीरता का प्रतीक माना जाता था, जिन्हें वह अपनी जान गंवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1921 से 1925 के दौरान बब्बर अकाली आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट, इस आंदोलन में सिख गुरु शामिल थे जो ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ थे। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, अधिकांश बब्बर अकाली कनाडा से लौटकर अप्रवासी थे। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बब्बर अकाली आंदोलन मुख्य रूप से कट्टरपंथी सिखों का आंदोलन था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और विशेष रूप से गुरुद्वारा पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ थे। वे गुरु के सिख कहलाने वाले लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद को धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से अन्यायपूर्ण मानते थे। स्टेटमेंट सही, सेकंड सही है। इसका डिटेल देख लेते हैं। इस आंदोलन में शामिल कई नेता और सदस्य गदर आंदोलन से प्रभावित थे और कनाडा तथा अमेरिका से लौटे हुए थे अप्रवासी सिख थे। इन्होंने हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। देखिए, करंट अफेयर का करंट अफेयर्स डेली सुबह में होता है। आप लोग इस क्लास को भी ज़रूर देखिए, सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। ज्योग्राफी के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो रहे हैं, आप लोग इसे भी देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है क्लियर
एसएससी ऑफिशियल पे इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।